तीन लोग बैठे थे, एक अमेरिकन, एक जापानीज, एक इंडियन। अब अगली लाइन सुनो, उन्होंने कैसे इसको टर्न किया। 3 से 5 मिनट का हमें टाइम मिला था, दीदी आधा घंटा बोली। सब लोग, ऑर्गेनाइजर भी, सब पार्टिसिपेंट भी, सबके सब उनको एक टक देख रहे थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लोगों को अब यकीन होने लगा कि जो उन्होंने मीडिया के थ्रू देखा है और सुना है वो पूरा का पूरा झूठा है। पूरा का पूरा माहौल बदल दिया उन्होंने, सारा नेगेटिविटी एकदम उन्होंने पॉजिटिव में बदल दिया। ये सच में रेखा दीदी सीखने लायक है। एक और एग्जाम्पल वहीं पे उसी गोवा का ही बताती हूँ। दीदी क्योंकि हम सब में सीनियर थी, सबका तय हो गया था कि किसने क्या क्या बोलना है, तो दीदी ने मीटिंग ली और बोला कि रामा तुम ये बोल देना, नीलम तुम मीडिया के विषय में बोल देना, तरुणा तुम महिला की सेवाओं के बारे में बोलना, और नारायण अपनी मर्जी से बोलेगा और मैं सेवा पूरा ओवरऑल बोलूँगी। तो ये टॉपिक तय कर दिए दीदी ने कि किसने क्या क्या बोलना है। वहाँ वक्ता के तौर पे हमें 3 से 5 मिनट मिलने थे। सबसे पहले मुझे बुलाया गया, मैं स्टेज पे चढ़ी और मेरे को तो ये भूल गया मीटिंग में तय क्या हुआ। मैंने सबके टॉपिक बोल दिए, रेखा दीदी का भी, तरुणा दीदी का भी, रामा भाई का भी, वो बच्चे नारायण का भी और अपना भी, सब कुछ बोल दिया मैंने। अब बोलने के बाद मैं आई, रेखा दीदी के पास में बैठी और मैंने उनसे पूछा कैसा बोला, ठीक बोला? बोली इतना अच्छा बोला कि हम सबको बोलने की अब जरूरत ही नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है उनकी जगह कोई और होता तो उसको गुस्सा आता कि हमने एक स्पेशल मीटिंग करी है, मीटिंग में सबकी जिम्मेदारी तय हुई है और इसने सारी जिम्मेदारी का कचरा कर दिया। कोई भी व्यक्ति होता तो गुस्से में आ जाता, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बताया कि तू करके क्या आई है। अब हम तो बोला है, सबका टॉपिक एक साथ रखा है, तो अब रेखा दीदी ने दूसरी मीटिंग ली और मुझे बोला कि नीलम तुमको आना है। मैंने कहा मैं फिर गड़बड़ कर दूंगी, मुझे मत बुलाओ। फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया, मीटिंग तय हुई और मीटिंग में उन्होंने फिर नए सिरे से टॉपिक तय किया कि नीलम ये चीज़ बोल आई है, ये बाकी है, तो तरुणा तुम ये बोल देना, मैं ये बोल दूंगी, रामा इस पे बोल देंगे और नारायण की जो मर्जी होगी। फिर से एक नए सिरे से मीटिंग हुई और फिर से वो सब कुछ पक्ष रखा गया। वहाँ जो माहौल था गोवा में, क्योंकि ताज़ा ताज़ा बापू जेल गए थे और मीडिया का हो हल्ला बहुत ज़्यादा था, विदेशी पैसा इतना ज़्यादा बटा था कि संत के खिलाफ बोलना उनकी जिम्मेदारी बन गई थी। नहीं बोलते तो फिर वो जो पैसा खाया था वो उनको चुभता। तो वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी थी उसमें से कुछ 30% लोग ही ऐसे थे जो बापू का सम्मान कर पा रहे थे दिल से। बाकी मोर देन 70% लोगों का मन जो था, मीडिया बदल चुकी थी बापू के लिए। वहाँ जब रेखा दीदी स्टेज पे चढ़ी तो मैंने कहा मैं तो जितना बोलना था बोला ही। मेरे को दिख भी रहा था चेहरों को देख के कि ये सब सहमत नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। अब मैंने कहा देखा रेखा दीदी कैसे अपना पक्ष रखती हैं। जब वो स्टेज पे गई तो उसमें से कुछ लोग उठ के जाने लगे, क्योंकि सबने बोल दिया था, वहाँ पर अनाउंस हो गया था कि कौन है रेखा दीदी, कहाँ से आई हैं। फिर रेखा दीदी ने स्टार्टिंग क्या की, एक चुटकुले से की, मैं वो आपको सुनाती हूँ। उन्होंने बताया कि 3 लोग बैठे थे, एक अमेरिकन, एक जापानीज, एक इंडियन। अमेरिकन बोला कि हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और उसके जब दांत साफ करते हैं तो टूथब्रश तुरंत फेंक देते हैं, अगले दिन नया टूथब्रश लाते हैं ताकि इन्फेक्शन पेट में ना जाए। जापानीज बोला कि हम लोग 15 दिन यूज़ करते हैं, 15 दिन बाद फेंक देते हैं। चाइनीज़ भी था, बोला कि हम तो 3 दिन बाद ब्रश यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। इंडियन बोला कि हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम ब्रश करते हैं, जब तक उसके बाल घिस नहीं जाते तब तक ब्रश करते हैं। जब थोड़े बहुत बाल बचते हैं तो हम उसको मशीन वगैरह साफ़ करने में, पंखा साफ़ करने में, मिक्सी साफ़ करने में यूज़ करते हैं। और जब उस पे भी बाल चले जाते हैं तो उसका आगे का छेड़ा तोड़ते हैं, पीछे वाला छेड़ा पजामे में नाड़ा डालने में यूज़ करते हैं। अब मैं ये सोचने लगी कि दीदी ये जोक सुना रही है तो इस जोक का बापू से क्या लेना देना। अब अगली लाइन सुनो, उन्होंने कैसे इसको टर्न किया।
वहां जितने लोग बैठे थे सब हंसे जैसे आप हंसे। उसके तुरंत बाद नेक्स्ट लाइन उन्होंने जो बोली इतनी गंभीर बोली कि हर व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया और सब पिन ड्रॉप साइलेंस, सीधा रेखा दीदी की तरफ उनकी दृष्टि, और कोई हिल भी नहीं रहा था, स्टैचू बन गया था। उन्होंने अगली लाइन जो बोली वो बड़ी काम की थी। वो बोली कि देखो, आप एक टूथब्रश की इतनी इज्जत करते हो कि उसको वेस्ट नहीं जाने देते, तो देश के संतों को क्यों बर्बाद होने दे रहे हो। पूरा का पूरा माहौल बदल दिया उन्होंने। और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा सारा नेगेटिविटी एकदम उन्होंने पॉजिटिव में बदल दिया। ये सच में रेखा दीदी सीखने लायक है। आप सब गृहिणियां हो, घर में उत्तर पुतर बहुत कुछ होता है, कई बार मनमुटाव होता है, तो आप याद रखना रेखा दीदी का ये गुण कि महान नेगेटिविटी के बीच में माहौल को पॉजिटिव कैसे करना है। और उस समय सच में जितने ऑडियंस थे सब के सब स्टैचू बन के बैठ गए और सबकी दृष्टि रेखा दीदी की तरफ। उसके बाद 3 से 5 मिनट का हमें टाइम मिला था, दीदी आधा घंटा बोली और उस आधे घंटे तक कोई उनको डिस्टर्ब करने नहीं आया कि आपका टाइम ओवर हो गया, आप चलिए स्टेज से। सब लोग, ऑर्गेनाइजर भी, सब पार्टिसिपेंट भी, सबके सब उनको एक टक देख रहे थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक एक सेवा कार्य उन्होंने बापूजी का बताया, नारी तू नारायणी के बारे में बताया, बाल संस्कार केंद्रों का पक्ष रखा, फिर ये भी बताया कि कहाँ कहाँ भंडारे करते हैं हम, कैसे करता है, उसके विजुअल्स लेके गई थी वो वीडियो चलाया। लोगों को अब यकीन होने लगा कि जो उन्होंने मीडिया के थ्रू देखा है और सुना है वो पूरा का पूरा झूठा है। अब उनको अपने आप पर शर्मिंदगी आई, उनको खुद को फील हुआ कि इतने बड़े संत से नफरत करने की जहमत उन्होंने की क्यों, कैसे उनसे गलती हो गई, सॉरी फील करने लग गए। आधे घंटे में माहौल को उन्होंने ऐसे ट्विस्ट किया।